तो जल्दी से क्लास को ज्वाइन कीजिए, फिर क्लासेस स्टार्ट करते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लासेस। तो आई होप आप सभी लोगों का गेट का एग्जाम अच्छा गया होगा और उम्मीद है कि सबका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम क्या डिस्कस करेंगे। डिस्कस ये करेंगे कि जो गेट 2024 के जो एप्टीट्यूड का जो सॉल्यूशन है, एप्टीट्यूड का जो पोर्शन होता है, उनके क्वेश्चन के और सॉल्यूशन पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, हो सकता है आप लोगों ने भी वही स्ट्रेटजी यूज किया हो जो इजी हो। ठीक है, और कुछ बच्चे जो है थोड़ा डिफिकल्ट जो है वे से चले जाते हैं। तो वो सारी चीज को इस क्लास में डिस्कस करेंगे कि कौन सा इजी तरीका था, क्या आप लोगों ने भी इजी तरीका ही यूज किया या डिफिकल्ट तरीका यूज किया, वो सारी चीजें जो है आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, सबसे पहला क्वेश्चन गेट का जो 2024 में आया था, और ये जो है इंग्लिश के क्वेश्चन थे। फर्स्ट और सेकंड इंग्लिश क्वेश्चन था यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन और फर्स्ट सेकंड तो इंग्लिश थे। थर्ड क्वेश्चन से आपका जो है एप्टीट्यूड चालू हो जाता है। ठीक है, ये है क्या है, इस क्वेश्चन को यहाँ से समझते हैं। क्वेश्चन लिखा है 7 आइडेंटिकल, एक सिलेंड्रिकल है। ठीक है, 7 आइडेंटिकल छोटे छोटे सिलेंड्रिकल है। सिलेंडर मीन्स समझते हो, सिलेंडर मीन्स बेलन होता है, जो बेलन के शेप में दिखाई देता है उसको सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है, तो अच्छे से समझिएगा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। है तो ये इजी, बट थोड़ा सा आपका ये बच्चे जो है इसको थोड़ा सा ऐसा कर देंगे। ठीक है, ये जैसा इसको सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा शेप ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, इस शेप में जो है कोई सिलेंडर होता है। सिलेंडर जो होता है जैसे चौक का डब्बा, जो चौक होते हैं वो, तो वो जो है क्या बोलता है, 7 आइडेंटिकल सिलेंडर, 7 ठोक ऐसे छोटे छोटे जो है सिलेंडर है, जो चौक स्टिक है। ठीक है, चौक का स्टिक है, उसको फिट किया गया है। ठीक है, आर फिटेड लेंथ इन अ सिलेंड्रिकल कंटेनर, एक सिलेंडर कंटेनर के अंदर में इसको चौक को ऐसे रखा गया है। ठीक है, कितने, 7 को। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, फिटेड टाइटली इन अ सिलेंड्रिकल कंटेनर, द फिगर बिलो shows the अरेंजमेंट ऑफ द चौक स्टिक इनसाइड द सिलेंडर। तो सिलेंडर के अंदर में अगर आप देखोगे तो सिलेंडर के अंदर में 7 चौक को ऐसे रखा गया है। ठीक है, अब चौक का डब्बा है, उसके अंदर में से रखोगे तो जो साइज है उसकी हाइट होगी, वही बोलता है द लेंथ ऑफ द कंटेनर, जो कंटेनर का जो लेंथ है वो किसके बराबर है, बोलते हैं इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ चौक स्टिक। ठीक है, तो चौक की जो स्टिक होती है उसकी लंबाई के बराबर ही बेलन जो सिलेंडर है उसका भी लेंथ है। ठीक है, फिर क्या बोलता है, द रेशियो ऑफ ऑक्यूपाइड स्पेस टू द एम्प्टी स्पेस द कंटेनर इज। तो इस कंटेनर में जो भरा हुआ है, ऑक्यूपाइड है, उसका जो है रेशियो निकालना है किससे, एम्प्टी स्पेस से। एम्प्टी स्पेस मींस ये जो खाली खाली स्पेस है, इन खाली खाली स्पेस। ठीक है, कौन सा जगह जो है मैं बता देता हूँ, यहाँ पर ये देखो, ये जो है खाली स्पेस है, ये खाली स्पेस है, इनका इनका रेशियो कैलकुलेट करना है, भरे हुए स्पेस से खाली हुए स्पेस से, उनका रेशियो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, लाइक बंदूक जो होते हैं आप लोगों ने देखोगे गन में, जो अपन जो है क्या उसमें 6 गोली को फिट करते हैं, तो इसी टाइप से रहता है। ठीक है, 6 गोली को डालते हैं, वैसे ही चौक का समझ लो एक कंटेनर है, उसके अंदर में 7 चौक को रखा गया है, और 7 चौक सारे कैसे हैं, उनकी हाइट, लेंथ, रेडियस सारी चीजें सेम है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके अंदर में हम चौक को रखें। उसके बाद अब मैंने आपको बता चुका था कि भाई अगर ये सिलेंडर है तो इस सिलेंडर की जो ये हाइट होती है इसको हम क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। ठीक है, ये हाइट हो गई, और इसको अगर आप कट करोगे तो ये शेप बन जाता है। मैंने आपको जो है रेगुलर क्लास में आपको बताया था, ये सर्कल का क्या होता है, सरकमफेरेंस, जिसको हम 2 पाई आर बोलते हैं। तो ये होता है बेटा 2 पाई आर। ठीक है, क्योंकि किसी कोई तो राउंड किए होते, खोलोगे तो 2 पाई आर है, यहाँ से यहाँ तक ये एच है, तो ये जो है आपका 2 पाई आर, ये सरकमफ्रेंस में, यानी कि इसकी यहाँ से बन जाती है, और ये जो है आपका एच बन जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोला है, जो टोटल जो भरी हुए स्पेस है और खाली स्पेस का रेशियो बस बताना था। तो ये तो मैं बेसिक चीजें आपको बता दिया। अब अपने को भाई पहले तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा यहाँ पर।
क्यों वॉल्यूम निकालना पड़ेगा? क्योंकि भरा हुआ स्पेस, यहाँ पर हम सिलेंडर का क्या निकालना पड़ेगा हमको? वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो हमको सिर्फ और सिर्फ इतना बोल रहा है कि रेशियो बतानी है, रेशियो बताना है किसका किसका? ऑक्यूपाइड स्पेस का विथ चौक से, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर? ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड स्पेस से एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस, ठीक है। इनका बस हम लोग को क्या निकालना है? रेशियो कैलकुलेट करना है। ओके, तो ऑक्यूपाइड स्पेस और तो बताना है। ऑक्यूपाइड मीन्स 7 है, तो मान लो भाई इसका 7, इसका रेडियस निकालना पड़ेगा, तो रेडियस तो सेम होगा ना। तो मान लेते इसका सेंटर यहाँ है, इसका सेंटर यहाँ से यहाँ तक का आर है, ठीक है। चाहे ये ले लो, चाहे ये कहीं से भी ले लोगे, तो ये आर ही बनेगा, ठीक है। तो ये आर है, तो ये क्या बन गया? ये भी आर हो गया, तो टोटल डाईमीटर बन गया 2r हो गया। इसका भी कितना होगा? ये आर होगा, यहाँ से यहाँ तक का 2r होगा। तो ये कहीं ना कहीं अपने को बोल सकते हैं। तो यहाँ तक अगर हम बात करें, ये देखो आर और ये आर और आर, टोटल कितना हो गया? 3r हो गया। तो ये जो बन रहा है ये किसका? देखो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये बड़े वाले सर्कल का क्या बन गया? रेडियस हो गया। तो जो बिग रेशियो, बिग जो है आपका सर्कल जैसा दिख रहा है, स्फीयर है, उसका रेडियस कितना हो जाएगा? 3r। यहाँ तो मैं बोल सकता हूँ ऑक्यूपाइड स्पेस कैसे होगा? ऑक्यूपाइड में 7 स्टिक है, तो 7 × करोगे, और छोटे छोटे का वॉल्यूम कितना होता है? तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। ये छोटे वाले क्या है? इस चौक का वॉल्यूम है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 टाइम होगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच मीन्स ये इसका वॉल्यूम होता है, ठीक है। उसके बाद डिवाइड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या निकाला? एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी मतलब खाली जगह का स्पेस। तो वो कैसे निकालेंगे? टोटल बड़े वाले का में से इस 7 वाले को माइनस करोगे, तो भाई टोटल का कितना है? तो टोटल होगा पाई आर के जगह बस अपन क्या यूज करेंगे? कैपिटल आर स्क्वायर एच, और माइनस कर देंगे इन छोटे छोटे चौक का वॉल्यूम, यानी कि 7 × पाई आर स्क्वायर एच को माइनस कर देंगे, तो ये जो है खाली स्पेस मिल जाएगा। यहाँ पर कैपिटल आर कितना होगा? तो भाई कैपिटल आर की वैल्यू 3 टाइम्स होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, ये डाईमीटर हो गया, तो 2r है। हमने एक छोटे से जो है इस सर्कल का रेडियस क्या माना है? छोटे वाले चौक का, चौक का जो रेडियस है वो कितना हमने माना है? कंसिडर किया है। रेडियस आप कुछ भी ले सकते हो, 1 2 3 नंबर भी यूज कर सकते हो। हमने आर लिया है, तो आर लिया, तो यहाँ से क्या बनेगा? ये आर, तो ये डाईमीटर हो गया 2r, और ये आर, तो टोटल हो गया बड़े वाले जो आपका जो जो कंटेनर है उसका रेडियस कितना हो गया? 3r हो गया। तो बस आर के जगह हम क्या यूज करेंगे? 3r। तो ये बन गया 7 पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ से आप देखोगे तो ये जो हो जाएगा 3r स्क्वायर, कैपिटल आर की वैल्यू 3 है, तो 9r का स्क्वायर और पाई, ठीक है, एच, माइनस 7 पाई आर स्क्वायर एच। तो 9 में से 7 गया, कितना हो जाएगा? 2। तो ये हम बोल सकते हैं 7 पाई आर स्क्वायर एच डिवाइड बाई 2 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। ये आर स्क्वायर एच कट जाएगा, तो इनका रेशियो जो है 7/2 के फॉर्म में आएगा। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये भी। आई होप आप सभी लोगों ने इसी तरह से इसको सॉल्व किया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट है। क्लियर है? यस या नो कमेंट करो, बताओ मुझे क्या सबको समझ में आया। बताओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये जो है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या लिखा है? द प्लॉट बिलो shows द रिलेशनशिप, रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। किसके किसके बीच में रिलेशन दिया हुआ है? बिटवीन द मोरालिटी रिस्क ऑफ कार्डियोवेस्कुलर डिसेस एंड, ये जो कार्डियो जैसे होता है ना, वो हृदय से संबंध, जैसे किसी को अटैक आ गया वगैरह वगैरह, वो सब उससे उस बीमारी से रिलेटेड रहती है, जिसको हम लोग हार्ट बोलते हैं ना, हार्ट की बीमारी उसको बोलते हैं, ठीक है। तो मोरालिटी रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसीज एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स अ पर्सन वॉक पर डे, ठीक है। जो नंबर ऑफ स्टेप्स यानी चलने पर, ठीक है, पर डे वो कितना चलता है, उनके बीच और बीमारियों के बीच में एक रिलेशन दिया हुआ है। बेस्ड ऑन द डेटा, इस डेटा के बेस पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, ये जो डेटा गिवन है इसके बेस पे ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इन चारों ऑप्शनों में चेक करना है कि कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो डेटा क्या दिया हुआ है, अगर हम देखें यहाँ पर, तो जो डेटा है ये है यहाँ पर मोरालिटी रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसीज एक बीमारी है,
और यहाँ पर जो है हम स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स में कितना चलते हैं उसके ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या बोलता है, जब जीरो, ये जीरो है, 5,000 है, 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, स्टेप जो है 5,000 इंक्रीज करता है, ठीक है। और यहाँ जब ये जीरो से 5,000 के बीच में चलता है तब ये ग्राफ प्लॉट इधर से होती है, ये 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, ये 1, ये ऐसा, ये मतलब जब वो बंदा एक्चुअल में वो जो है नहीं चलता है, ऐसा बोल सकते, तो बीमारी जो है 1 यानी कि 1 पर होती है, 100% चांस होता है, ये 100% है, ठीक है। 1 मीन्स 100%, यानी कि उसने चला ही नहीं है तो उसका जो है परसेंटेज 100% होता है उस बीमारी को। चलने से बोलते हैं कि वो जो है बीमारी कम होती है, ऐसा। तो ये जो है जब यहाँ से चलता है, कहीं चला ही नहीं, देखिए जीरो पर है मतलब उसने चला ही नहीं है, तो उसकी बीमारी चांसेस 100% हो गए। जब इसने 5,000 तक चलना चालू किया तो पर डे, मतलब पर डे वो 5,000 ऐसे चल रहा है, तो उसकी बीमारी जो है क्या हो रही है, देखो यहाँ से घटते जा रही है। तो ये जो चांसेस का रेशियो है वो यहाँ पर आ जाता है करीब करीब, ठीक है। फिर 5,000 से 10,000 के बीच में यहाँ से यहाँ तक का चलता है, मतलब 5,000 से अगर 10,000 के बीच में चलता है तो ये इतना बीमारी और ये होगी। 10,000 से 15,000 के बीच में इतना है, और 15,000 से 20,000, जितना ज्यादा चलेगा, मतलब अगर वो एक दिन में 20,000 स्टेप चलता है तो उसकी बीमारी का परसेंटेज 0. यानी 20% कम हो जाती है, मतलब 20% रह जाती है उसको बीमारी होने की, ठीक है। तो ये चीज को देखते हुए क्या बोलता है, पहला है द रिस्क रिडक्शन ऑन इंक्रीजिंग द स्टेप्स पर डे। जो रिस्क रिडक्शन है उसका जो कैलकुलेट हो रहा है, इंक्रीजिंग द स्टेप्स पर डे फ्रॉम 0 से 5,000, जब वो 0 से 5,000 में चलता है तो वो जो रिस्क रिडक्शन है विशेष की, क्या वो इंक्रीज होती है, बोलता है तो वो जो है लेस देन द रिस्क रिडक्शन इन द इंक्रीज द स्टेप्स पर डे फ्रॉम कहाँ से, 15,000 से 20,000, मतलब क्या ये कम है बोल रहा है। 0 से 5,000 के बीच में जब चलता है तो जो रिस्क रिडक्शन है क्या वो ज्यादा है, बोलता है किससे, रिस्क रिडक्शन फ्रॉम कहाँ से, 15,000 से 20,000, ठीक है। यानी कि जब वो 15,000 से 20,000 के बीच में चलता है तब उनके बीच का, और ये इंक्रीज होती है बोल रहा है ना। तो रिस्क रिस्क जो रिडक्शन है ऑन इंक्रीजिंग द स्टेप्स फ्रॉम 15,000 से 20,000, क्या ये ज्यादा है किससे, उससे 0 से 5,000 से, तो ये रॉन्ग हो जाएगा ऑप्शन। यहाँ पर क्या बोलता है, द रिस्क रिडक्शन ऑन इंक्रीजिंग द स्टेप्स पर डे फ्रॉम 0 to 10,000, जब 0 से 10,000 के बीच में चलता है वो जो है लेस देन है द रिस्क रिडक्शन द इंक्रीजिंग द स्टेप्स पर डे फ्रॉम 10,000 to 20,000, जब 10,000 से 20,000, यानी कि जब वो 10,000 से 20,000 चलता है तो इसके कंपैरिजन में जो रिस्क रिडक्शन है वो 0 से 10,000 तक में चलने में कम होता है, तो ये पूछ रहा है। तीसरा ऑप्शन बोलता है कि फॉर एनी कहीं भी 5,000 इंक्रीज कर दे स्टेप्स या पर डे, तो जो लार्जेस्ट रिस्क रिडक्शन है वो ऑकर होता है ऑन गोइंग फ्रॉम 15,000 से 20,000 वाले में। या चौथा ऑप्शन क्या कहता है, फॉर एनी 5,000 इंक्रीमेंट इन स्टेप्स पर डे द लार्जेस्ट रिस्क रिडक्शन ऑकर ऑन गोइंग फ्रॉम 0 to 5,000। तो इनमें से बस ये बताना था कि कौन सा ऑप्शन इनमें से करेक्ट है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है, वो बोल रहा है पहले स्टेप में अगर आप देखोगे तो ये जो है यहीं कैंसिल हो गया, कौन सा, जैसे फर्स्ट वाला देखो, ये बोलता है कि ये जो है द रिस्क रिडक्शन इंक्रीजिंग द स्टेप्स पर डे फ्रॉम 0 से 5,000 में, जब आप 0 से 5,000 में आपके बीच में चलते हो, कदम जो है आप वॉक करते हो, तो वो जो है जो उस वक्त जो है डिसेस होने की जो है वो लेस देन है रिस्क रिडक्शन कहाँ से, स्टेप्स पर डे फ्रॉम 15,000 से 20,000। 15,000 से 20,000 के बीच में ये कम है, गलत। यहाँ से देखो जब आप 0 से 15,000 के बीच में चलते हैं तो ये यहाँ से बीमारी में कितना इंक्रीज हो रही है, 1 है, मान लो ये 0 पॉइंट अप्रोक्सीमेट ले लो, ये जो है 0.4 कुछ समथिंग कुछ है, तो 1 से इनके बीच का डिफरेंस है कितने का है, देखो यहाँ से 1 से लेकर 0.4 के बीच में डिफरेंस करीब करीब 0.6 है। ये वैसे 0.4 नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है, तो थोड़ा सा ऊपर है, इट मीन्स वहां पर हम बोल सकते हैं कि 0 पॉइंट उसको अप्रोक्सीमेट इसको ले लो 1 माइनस, जब हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो 1 माइनस 1 मीन्स 100%, 100% माइनस 0.4 समथिंग कुछ होगा, तो मैं 0.45 ले लेता हूँ, चलो, तो 0.45 ले लिया, ये 0.1 0.42 ऐसा कुछ भी ले सकते हो। तो ये जो अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं मान लेते हैं 0.45, तो इसका जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, तो ये जो है 0 पॉइंट जो है करीब करीब ये जो है 55 इतना परसेंटेज है, ये इनके बीच का डिफरेंस है। देख लो जब 0 से 5,000 के बीच में जो है वो चलता है तो उनके बीमारी होने का जो डिसेस है वो कम हो जाता है, कितना 50% अप्रोक्सीमेट कम हो जाते हैं। तो इस केस में तो भैया ज्यादा है ना, देखो गैप कितना है, ज्यादा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बोलता है लेस देन है, लेस देन नहीं है, ठीक है। वो जो है रिस्क रिडक्शन कम जो है ग्रेटर देन है, ऐसा। यहाँ पर क्या बोलता है, रिस्क रिडक्शन द इंक्रीजिंग द स्ट्रेस पर डे फ्रॉम 0 से 10,000, 0 से 10,000 के बीच में,
और 10,000 से बीच वाला जो है ये 0 से 10,000 वाला जो है वो क्या बोलता है, लेस देन है। 0 से 10,000 वाले में लेस देन कहाँ, ज्यादा है, ठीक है, ग्रेटर देन थी, इसलिए ये भी कम कैंसिल हो गया। जब 5,000 इंक्रीज करता है पर डे में, तो वो जो है बोलता है 15 से 20,000 वाले के बराबर है, गलत। 0 से 5,000 वाले में ज्यादा है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, मतलब जब हम 0 से 5,000 के बीच में स्टेप चलते हैं तो जो वो जो है वो लार्जेस्ट है रिस्क रिडक्शन ऑकर्स फ्रॉम गोइंग टू 0 टू 5,000। तो 0 से 5,000 के बीच में सबसे ज्यादा जो है क्या बनता है, आपका डिफरेंस मिलता है, कम होने के चांसेस है, ठीक है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, डी। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आपको एक्चुअल में बस पढ़ना था और उनके स्टेटमेंट को समझ के आपको जो है इसमें से चूज करना था ग्राफ में कि कौन सा ऑप्शन इसमें इंक्रीजिंग है, कहाँ पर ज्यादा है, कहाँ पर कम है, बस यही सारी सारी चीजें इसमें बतानी थी, ठीक है। चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है विजुअलाइज विजुअलाइज अ क्यूब दैट इज हेल्ड विथ वन ऑफ द फोर बॉडी डायगोनल्स, ठीक है। फोर बॉडी डायगोनल्स अलोंग टू द वर्टिकल एक्सिस रोटेट द cube about the axis such that view remains unchanged. The magnitude of the minimum angle of the rotation, उसका रोटेशन का एंगल कितना होगा। रोटेशन के लिए कभी भी ये याद रखना है कि भैया कभी भी रोटेशन के लिए यूज करते हैं, रोटेशन के लिए जो एंगल होता है फॉर साइमेट्रिक के लिए, तो रोटेशन कितना होता है 360, सबको पता है टोटल 360 डिग्री होते हैं। तो 360 अपॉन में ये एन किया जाता है, जहां एन बताता है कि कितने टाइम्स जो है इसको जो है नंबर ऑफ साइड, जैसे कि आइडेंटिकल बनाने के लिए तो नंबर ऑफ साइड्स होते हैं, यानी कि जैसे क्यूब में कितने होते हैं, मैं आपके सामने एक क्यूब दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो है एक क्यूब है, इसको बोलते हैं क्यूब, ठीक है। ये क्यूब की खास बात क्या होती है कि ऑल साइड इसमें क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये जैसे 3 एक्सेस होते हैं, 1 2, और ये अगर आप इसको ऐसा देखोगे तो ये जो है 3 एक्सेस होते हैं, एक्स वाई जेड, ऐसा 3 एक्सेस इसमें बनते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक आपके पास क्या है, क्यूब है, ठीक है। तो ये जो आइडेंटिकल क्यूब है इसका रोटेशन कितना होगा, जब जैसे अगर देखिए रोटेशन दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पर जो कलर दिखाई दे रहा है, सपोज करो यहाँ पर मैंने येलो साइड्स पे रखा है, ठीक है। तो जब आप इसको रोटेट करोगे तो कितने टाइम्स करेंगे कि आइडेंटिकल बन जाए, वही आ जाए, ठीक है। तो मैं एक यहाँ से लेकर चलता हूँ, जैसे ये 4 है, तो यहाँ से आप देखोगे वन वन स्टेप, तो कितना हुआ, ये वन स्टेप कितना मूव कर रहा है, एक, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, 4 टाइम इसको रोटेट कराया ऐसा, तो वो कितना बनता है, तो सिर्फ जो है इसी को 360 डिवाइड बाई 4 करते हैं, तो ये जो है 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, यानी कि एक स्टेप में 90 डिग्री मूव होता है। देखिए, तो ये जो आपका ऐसा क्यूब बना हुआ है, तो इसको जो है वन टाइम घुमाओगे तो ये 90 डिग्री मूव किया, फिर 90 डिग्री, तो ये चलते जाता है। तो लेकिन हमको ऐसे नहीं मूव करना है, इस क्वेश्चन को हिसाब से आपको देख के समझना है कि कैसे मूव करना है। तो यहाँ पर ये जो है वो एक्चुअल में डायगोनल की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने आपको एक क्यूब दे दिया और ये क्यूब को जो है ये दिख रहा है, तो ये क्यूब होता है, ठीक है। जस्ट यही है, इसी का ही यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें समझनी है। ये आपका कौन सा अक्ष होता है, मान लीजिए एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है, और ये जो है आपका जेड एक्सिस होती है, ठीक है। ये जैसा ये शेप बना हुआ है, ठीक है। ये शेप बनने के बाद इसमें ध्यान से समझना है, एक आपका फेस डायगोनल होता है और एक बॉडी डायगोनल होती है। फेस डायगोनल का मतलब क्या होता है, जैसे ये शेप दिख रहा है तो इसका ये डायगोनल, इसको फेस डायगोनल बोलते हैं। और बॉडी डायगोनल का मतलब क्या होता है, अंदर के स्ट्रक्चर, इस कॉर्नर से लेते हुए अंदर से लाते हुए इधर लाओगे, यानी कि देखो ये बॉडी डायगोनल है, जैसे ये फेस है तो ये फेस का ये डायगोनल होता है, इसको फेस डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन बॉडी डायगोनल इसमें 1 2 3 4 ठो मिलेगा, और फेस 6 है तो 6 ठो डायगोनल मिलेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कौन सा, फेस डायगोनल। लेकिन हमको फेस डायगोनल नहीं, कौन सा बोला, बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल क्या होता है, इस कॉर्नर से पकड़ोगे और ये कॉर्नर के पीछे बैक वाले कॉर्नर से जोड़ते जाते हैं, ठीक है। तो बैक वाले कॉर्नर से जोड़ देंगे तब ये ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा। तो ये जो है अंदर से देखोगे तो ऐसे जुड़ते हुए ऐसा बनेगा, उसको बोलते हैं कौन सा, बॉडी डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, बॉडी डायगोनल क्या है एक्चुअल में, ये ऐसे घूमते हुए ऐसे, इसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल, ठीक है। तो ये जो है एक बॉडी डायगोनल है। तो बॉडी डायगोनल को फिक्स रखना है, लाइक जैसे ये दिख रहा है, हो सकता है अगर आप लोग को दिख रहा होगा तो यहाँ मैंने एक निशान डाल दिया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक निशान डाला हुआ है, ठीक है। तो इस निशान पर को आप देखोगे तो यहाँ पर जब मैं जो है इसको रोटेट करूंगा, ठीक है, तो आपको इसकी चीज को समझना है। तो मैंने क्या किया है, ये वाला छोड़ के ये कॉर्नर, इसका ये कौन सा बॉडी डायगोनल होता है। तो बॉडी डायगोनल को बोल रहा है ऐसे कितने बार क्या करा जाए, जो है इसको जो है
रोटेट किया जाए कि जो है डायग्राम में कोई चेंजेस नहीं होनी चाहिए, वो अनचेंज होना चाहिए। तो ये मैं आप लोग के सामने रख रहा हूँ, ठीक है? देखिए ध्यान समझिएगा, इसको कितने बार मूव करना है। तो ये मैंने यहाँ पर एक मूव किया, देखिए ये डायगोनल को रखा, ये एक मूव, एक रोटेशन किया, डायगोनल को पकड़ा, एक रोटेशन, क्या वापस आया क्या? वो नहीं। तो हमने एक बार इसको मूव किया, फिर उसके बाद क्या किया, दूसरी बार मूव किया, अभी भी आया क्या? आपको नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे ही एक तीसरी बार करूंगा तो देखिए वापस आ जाएगा आपका, ठीक है? तो डायगोनल ये आ चुका। तो कितनी बार हमने मूव किया? 3 बार। तो इसका मैक्सिमम 3 बार। तो यही क्वेश्चन कह रहा था, अगर हम 360 को मैक्सिमम 3 टाइम डायगोनली, तो बॉडी डायगोनल रोटेशन जो है, बॉडी डायगोनल रोटेशन, तो जब हम बॉडी डायगोनल रोटेशन यूज करते हैं तो 360 डिवाइड बाई 3 करोगे तो ये कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 जी, यानी कि 120 डिग्री अगर आप मूव करोगे, 120 डिग्री का मूव करोगे, तब वो वापस उसी पोजीशन पर आ जाएगा, जिससे आपका डायग्राम चेंजेस नहीं होगा। क्या आप सभी को समझ में आया? यस या नो जल्दी बताओ। ये यहाँ पर लिखा हुआ है एक विजुअलाइज करना है, तो आपको विजुअलाइज करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको एक दिखा दिया, ठीक है? तो ये क्यूब को इस तरह से आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हो, लाइक जैसे ये है, ठीक है? तो ये इसको आप मूव करोगे 1 रोटेशन, सेकंड रोटेशन, थर्ड रोटेशन, ठीक है? तब ये जो है आपका डायरेक्टली वैसा ही आ जाएगा शेप। तो हम बोल सकते हैं इसको टोटल कितने बार हमने मूव किया, तो 360 डिवाइड बाई 3 यानी कि काटोगे तो 120 डिग्री, यानी कि 120 डिग्री इसको क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम 120 डिग्री करोगे तो वापस आ जाएगा। उसके बाद और भी होते हैं एंगल, लेकिन मिनिमम एंगल बोला है यहाँ पर, तो कम से कम आपको 120 डिग्री मूव करना पड़ेगा। 120 के बाद 240 भी कर सकते हो, तो भी वो रिपीट कर देगा। क्या सबको समझ में आया? यस या नो जल्दी बता दो, कमेंट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल्दी बताओ। क्लियर हुआ? ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्यूब्स को अच्छे से आप रीड कर लो। एक चीज मेरा कहना यही है, क्योंकि क्यूब से रिलेटेड कई सारे रोटेशन बनते हैं। जैसे एक रोटेशन ये होता है, ठीक है, इसको रोटेशन एक्सिस बोलते हैं, एक रोटेशन ऐसे बनता है, तो एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, इस तरह से रोटेट करने के बहुत सारे मूवमेंट बनते हैं। तो वो सारी चीजें मैं जो है कभी किसी क्लास में आपको वैसे बता दूंगा, लेकिन आप लोग तब तक आप इसको इस तरह से आप लोग कहीं से स्टडी कर सकते हो, ठीक है? रोटेशन जरूर पढ़ लो कहीं ना कहीं से क्यूब का, कि क्यूब को हम किस तरह से रोटेट करते हैं। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन की ओर क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, बोलता है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 20 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर। तो भैया पॉजिटिव का मतलब क्या बोलता है, 1 टू 1 1 है ना, 1 से स्टार्ट करना है आपको। तो ये बोलता है कि सम ऑफ फर्स्ट 20 मतलब समझते हो, एक से लेके, ठीक है? लेकिन क्या बोलता है, फर्स्ट 20 ऑड नंबर कौन कौन होते हैं बेटा? एक होता है, फिर अगला 3 होता है, अगला 5 होता है, अगला 7 होता है, अगला 9 होता है, ये बढ़ते जाना है। कितने टर्म्स तक? ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। तो ऐसे जाना है, कहाँ तक जाना है? 20th टर्म तक जाना है। तो 20th टर्म में यहाँ पर कितना आएगा, एक लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है? उसके बाद क्या बोलता है कि उनका सम जो है अगर डिवाइड किया जाए 20 के स्क्वायर से तो रिजल्ट क्या मिलेगा, ठीक है? रिजल्ट क्या मिलेगा? तो बेसिकली एक बहुत सारे मेथड है, इसको लार्ज मेथड भी बना सकते हो कि भाई यहाँ पर nth टर्म पर कौन सा टर्म्स आएगा वो निकाल के सम निकाल सकते हैं, बट वो लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो हमारा शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट ये होता है कि हमने एक फॉर्मूला इसीलिए आपको सिखाया था कि सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर का सम जो है वो कितना होता है, वो हमेशा एन स्क्वायर होता है। आप लॉजिकली एक एग्जांपल से देख लो, 1 और 3, ये फर्स्ट सम ऑफ क्या है, फर्स्ट टू ऑड नंबर का सम कितना आएगा भैया? ये 2 3 और 1 4, इसको आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 टर्म से इसलिए 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ठीक है? अगर मैंने कहा कि 1 + 3 + 5 लिखा, तो सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑड नंबर का सम किया, तो ऐड करो कितना होगा? 5 3 8 और 1 9, 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? 2 टर्म्स है तो 2 का स्क्वायर, 3 टर्म है तो 3 का स्क्वायर। ऐसे अगर हम बढ़ाते जाएंगे, जैसे 1 + 3 + 5 + 7, 4 टर्म्स लिया तो 7 5, ये कितना था? 9 था, 9 + 7 कर दोगे तो 16 होगा, 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये लॉजिक लगाते हुए हमको क्या मिल सकता है? सिमिलरली अगर हमने 1 + 2 + 1 + 3 + 5 + 7 एंड सो ऑन, अगर हम ये जो है 20th टर्म तक अगर यूज करें, तो इसका जो आंसर आएगा 20 का स्क्वायर आएगा। फिर बोलते हैं इसको किससे डिवाइड कर दो भैया? 20 के स्क्वायर से डिवाइड कर दो। ये 20 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या लॉजिक बनेगा? तो देयरफॉर
20 के स्क्वायर को अगर आप 20 के स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो बेसिकली ये आंसर कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, इसको जो है आप इजी तरीके से बना सकते थे, यही तरीका है। तो इसका आंसर कौन सा आएगा, 1। डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। बाकी इसको आप बहुत सारे मेथड से आप ये वाला भी यूज कर सकते हो। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो nth टर्म फाइंड कर लो, क्या होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन मालूम है, a मालूम है, डिफरेंस मालूम है, आप सॉल्व करोगे तो nth टर्म मतलब 20th टर्म में कितना आएगा। तो 20th टर्म में अगर हम देखेंगे 20th टर्म में देखोगे तो a की वैल्यू कितनी है 1। एन ये जो है 20 माइनस वन 19, डिफरेंस कितने का है, दो दो का है, तो 19 दूनी 38 और 39 39, मतलब 23 टर्म में 29 आएगा। उसके बाद सम का फॉर्मूला लगा लो, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी यूज कर सकते हो, या फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म यू भी यूज करते हो, a प्लस एल भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या यूज कर सकते हैं, देखो या तो ऐसे भी a प्लस एल, ठीक है। उसके बाद फिर इसको डिवाइड करके यूज कर सकते हो, तो मैं फिलहाल फार्मूला लिख देता हूँ 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये भी यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये सब यूज कर सकते हो इसको, ये भी बोलते हैं n अपॉन टू है, अगर हम ध्यान से देखें इसको a प्लस ए लिख सकते हैं तो a लिख दिया, और जो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बनेगा उसको लास्ट टर्म बोलते हैं, ऐसा भी यूज कर सकते हैं जब अगर लास्ट टर्म मालूम है तो। इसको जो है सिंप्लीफाई करोगे, फिर इसको 20 से डिवाइड करोगे तो जो है कहीं ना कहीं आंसर 1 मिलेगा इसका। ओके, क्लियर है। बट मैंने हमको जो है वहां पर शॉर्टकट बनाना था, शॉर्टकट बनाओगे तो जल्दी बनेगा, समय कम लगेगा, बस और कुछ नहीं है इसमें। आते हैं इस क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या कहता है कि 5 क्यूब्स ऑफ आइडेंटिकल साइज, ठीक है, 5 क्यूब हैं आइडेंटिकल, छोटे छोटे क्यूब हैं, जैसे ये मैंने देखो ये लिखा हुआ है, ये क्यूब है, इसमें ये जो ये भी एक क्यूब ही है, छोटे छोटे इसमें कितने हैं 1 2 3 4 इधर हैं और 4 बैक साइड हैं, तो टोटल 4 और 4 8 हैं। इसमें कितने बोलता है कि 5 लेने हैं, ठीक है, तो 5 क्यूब लिया है, यानी कि सिर्फ 4 ठोक नीचे, ये बेस वाला 4 ठोक है और ऊपर में एक ठोक को रखना है साइड में, ठीक है। तो 1 2 जो है 3 नीचे वाला देखो 1 2 3 4 4 हैं और एक क्यूब को सामने में रखना है ऐसा। उसके बाद 4 क्यूब को सब एक साइज है, वो आपको उठा के दिखा रहा है, मतलब कि उधर भी वहां पर लगा हुआ है ऐसा, ठीक है। और एक क्यूब को एक्स्ट्रा जो उससे कम साइज का, अलग साइज का बोलते हैं, ठीक है। तो जो है 5 क्यूब आइडेंटिकल साइज एंड अनदर स्मॉलर क्यूब आर असेंबल इन सो इन फिगर ए फिगर में ऐसा असेंबल किया गया, ठीक है। तो इस तरह से इसको जो है असेंबल किया गया, देखो ये जो है ये ऐसा कुछ, ठीक है, ये शेप ऐसा बनेगा ऐसा। तो ये जो है इस शेप में इसको असेंबल किया गया, तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ इस टाइप से, ऐसा इस टाइप से इसको असेंबल किया गया ऐसा। तो ये आपका जो है इसको वाई एक्सिस बोलता है, ठीक है, ये वाला एक्स एक्सिस है और ये वाला आपका ये जो दायरा है इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस है और ये वाला एक्स एक्सिस है। उसके बाद क्या बोलता है कि जो है इफ व्यू फ्रॉम इफ viewed फ्रॉम डायरेक्शन एक्स, अगर आप एक्स डायरेक्शन से इसको देखते हो तो प्लेनर का जो इमेज है वो असेंबल अपीयर्स किस फॉर्म में दिखता है, बोलता है बी के फॉर्म में दिखता है, जो आपको बना के दिया हुआ है। तो ठीक है, एक बॉक्स बस बनेगा बेस का और ऊपर में एक छोटा सा दिखेगा जब आप ऊपर से देखते हो, तो एक्स एक्सिस मींस ऊपर से अगर आप देखोगे टॉप से देखोगे तो इसी शेप में दिखाई देगा, एक 4 ठोक दिखाई देगा, उसके ऊपर में एक ठोक दिखाई देगा, लेकिन वो कैसा शेप दिखाई देगा, कॉर्नर पे टच नहीं होगा क्योंकि ये कॉर्नर से हट के देखो दिख रहा साइड में है, तो ये साइड में ही एक दिखाई देगा एक्स एक्सिस, मतलब ऊपर बेस से देखोगे तो। फिर बोलता है यहाँ पर कि अगर हम इसको वाई डायरेक्शन से देखेंगे, लिखा है तो ठीक है, उसके आगे मैंने शायद क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, इसमें अगर हम क्या करते हैं इसको, जस्ट वेट, मैं इसको देख लेता हूँ कहाँ है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर जो है और क्या लिखा है, इफ विव्ड फ्रॉम, इफ विव्ड फ्रॉम डायरेक्शन वाई, डायरेक्शन वाई, यदि आप वाई डायरेक्शन से इसको देखते हो, सीन करते हो, द प्लेनर, द प्लेनर इमेज of the of the assembly figure A
किस फॉर्म में अपीयर होगा? विल अपीयर एज, विल अपीयर एज, किस फॉर्म में अपीयर होगा? ठीक है, तो आपको ये चार ऑप्शन दिख रहा है वहाँ ए बी सी डी, इनमें से कौन सा बनेगा भैया? जब आप वाई डायरेक्शन में भी देखोगे, वाई डायरेक्शन से देखोगे तो यहाँ पर एक डायरेक्शन वाला छुप जाएगा, ये वाला जो है हाइड हो जाएगा, बैक साइड का आप नहीं देख पाओगे। जैसे लाइक ये, जैसे ये मैं देख रहा हूँ, अगर आप उसको देख सकते हो तो आप यहाँ से जब आप देखोगे तो आपको ये दिखेगा बैक साइड का, ये कॉर्नर देखेंगे, बैक साइड के नहीं देखेंगे, कॉर्नर के स्टेप नहीं देख पाओगे। ठीक है, जब आप इसको सीन करोगे तो एक साइड से ही सीन होगा, बैक साइड का नहीं सीन होगा। ठीक है, बाउंड्री के बैक साइड का नहीं दिखाई देगा। तो वाई डायरेक्शन से जब हम देखेंगे तो ये वाला डायरेक्शन गायब हो जाएगा। उसके बाद अब इनमें से ऑप्शन बताना है कौन सा इसका करेक्ट है। तो ये बोल, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो आपको ये कॉर्नर में तो पहली बात तो इधर दिखाई नहीं देगा, तो पहला ऑप्शन तो यही कट है। ये देखो कॉर्नर से छोटा वाला सिंबल कहाँ दिख रहा है? कॉर्नर से, कॉर्नर से तो दिखेगा ही नहीं, पहले ही काट दो। इसमें जो है कैसा दिखाई दे रहा है? इसमें शायद ये वाला ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर बना हुआ है, मैंने लिस्ट कभी बनाया नहीं है। यहाँ पर जो है ऐसा बना हुआ है, छोटा वाला जो है बाहर दिखेगा। ठीक है, दूसरे साइज में ये है। तीसरे साइज में अगर हम देखेंगे तो अंदर की ओर दिख रहा है। ठीक है, छोटा सा, और एक चौथे में लाइन दिख रहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बाहर तो दिखेगा नहीं, अलग से जब दिखना ही होता तो बैक साइड का भी दिख जाता, तो वो तो दिखेगा नहीं क्योंकि वो तो इधर है। और फोर्थ में देखोगे तो एक लाइन ऐसे बन के दिखाई देगा, तो ये भी सेफ नहीं दिखाई देगा। तो हम बोल सकते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट, मतलब वैसे भी आप लॉजिक लगा सकते थे कि इसका जो है कौन सा करेक्ट होगा भाई। मूव जो करेंगे वो जो शो होगा छोटा वाला, वो बेस के ऊपर तो दिखेगा लेकिन वो कॉर्नर से टच नहीं होगा, बेस सेंटर से मतलब टच नहीं होगा। जैसे सेंटर से टच कर दिया तो ये ऑप्शन तो दिखेगा नहीं, बाहर अलग से दिखेगा कि नहीं, क्योंकि वो तो उसके ऊपर रखा है, तो या तो ऊपर में है तो बेस वाला तो ऐसा नहीं कि नहीं दिखेगा और ऊपर वाला दिखेगा। यहाँ पर क्या बोलता है, ऐसे एक लाइन दिखाई देगी इस शेप में, तो क्यू भी नहीं है, तो ये ऑप्शन कट गया। तो सीधा सीधा बोल सकते थे कि इसका जो है बी ऑप्शन जो है क्या है, करेक्ट था। अलग अलग हो सकता है मैंने ऑप्शन इधर उधर लिखा होगा, थोड़ा सा ध्यान दे लेना। ए बी सी डी नहीं कि मतलब बी मार रहा हूँ तो बी। अब ये शेप को चेक करना, ये शेप, क्योंकि मैं शायद किसी और ब्रांच के पेपर को उठा लिया हूँ। ठीक है, मैथ्स वाले ब्रांच का शायद ये क्वेश्चन था ये। चलो ठीक है, देख लेना, ये इस शेप में आगे पीछे जो है हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये भी एक क्वेश्चन इजी था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या लिखा हुआ है अगला स्टेटमेंट, ये है जो है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, यहाँ पर रीजनिंग में है ये क्वेश्चन पर क्या लिखा हुआ है, इसको अच्छे से रीड करो और समझो। ऑल स्टेटमेंट्स जो है यहाँ पर स्टेटमेंट्स कुछ दिए हुए, दो स्टेटमेंट्स है। पहला क्या बोलता है, ऑल हीरोज आर विनर्स, जितने भी हीरोज हैं वो सारे विनर्स हैं। और ऑल विनर्स आर लकी पीपल। ऑल की बात आते ही हम कैसा यूज करते हैं, ये वाला यूज, ये ऑल है। तो अगर ये कौन है, ऑल मीन्स हीरो, अगर ये हीरो हैं, ये सारे लोग हीरो हैं, जितने भी हीरो है बोलता है वो सारे विनर्स हैं, तो विनर्स इसके ऊपर में आएगा, विनर्स कि ऑल हीरो जी, तो देख लो जितने भी हीरोस है सारे विनर्स हैं। लेकिन कुछ लोग विनर्स जो है हीरो नहीं है, सम कुछ विनर्स हीरो नहीं है, लेकिन सारे हीरोज क्या हैं, विनर्स हैं। ये स्टेटमेंट पहले से ग्राफ बन गया। जितने भी विनर्स है बोलता है, ऑल विनर्स हैं वो सारे लकी पीपल है, मतलब इसके ऊपर भी कौन है भाई, ऐसे एक और बना हुआ है जिसके ऊपर लकी कौन है, लकी पीपल है। ठीक है, तो जितने भी क्या है हमारे, ये वाला जो लाइनिंग बन रहा है, ठीक है, ये सब, ये पूरा कंप्लीटली क्या है, ये वाला जितने भी हैं ये सभी लोग, ये सारे के सारे कैसे हैं, लकी पीपल हैं। ठीक है, तो ये ऑल विनर्स आर लकी पीपल। ठीक है, तो ये चीजें दी हुई है। अब इसमें से आपको ऑप्शन बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। आते हैं, कुछ इन्फेरेंस लिखा हुआ है। पहला, जितने भी लकी पीपल हैं क्या हीरो हैं? लकी पीपल तो बाहर है, जितने भी लकी पीपल हैं वो क्या है, बोलता है हीरोज है। सारे के सारे हीरो कहाँ है भाई, यहाँ वाला जो बंदा है वो तो इसके अंदर में नहीं है ना। मान लो यहाँ पर एक्स है, तो ये एक्स वाला जो बंदा है लकी पीपल के अंदर में तो है, लेकिन वो हीरोज के अंदर में है क्या, नहीं है। ये बोलता है ऑल लकी पीपल सार हीरो होने चाहिए, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो हम बोल सकते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट जो है रॉन्ग हो चुका है, जो इन्फेरेंस निकलता है। दूसरा क्या बोलता है, सम लकी पीपल्स, जो लकी पीपल, कुछ लकी पीपल्स जो है हीरो हैं, बिल्कुल कुछ लकी पीपल, ये देखो ये नहीं है लेकिन कुछ तो है ना, कुछ लकी पीपल्स क्या है, हीरोज के अंदर में। और कुछ विनर्स, देखो अगर आप विनर्स में भी देखोगे कुछ विनर्स क्या है, हीरोज भी हैं। तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है। तो बस आपको चेक करना है इनमें से कौन सा डिस्कशन है। तो ओनली सेकंड एंड थर्ड, देखो कौन सा है, ओनली सेकंड एंड थर्ड मीन्स फर्स्ट जो है ऑप्शन करेक्ट हो गया।
बाकी सारे रॉन्ग हो गए। ये बोलता है ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट तो है ही नहीं। फिर ये बोलता है ओनली थर्ड, गलत, थर्ड नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला था विच वन ऑफ द अबव इन्फेरेंस कैन बी लॉजिकली डिड्यूस फ्रॉम द स्टेटमेंट्स 1 एंड 2। ठीक है, जो स्टेटमेंट 1 और 2 दिया हुआ है इनको जो है सेटिस्फाई करता है, ऐसा कौन सा इन्फेरेंस है वो आपको बताना था यहाँ पर। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था ये। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक स्टूडेंट है वाज सपोज्ड टू मल्टीप्लाई अ पॉजिटिव रियल नंबर विथ एन अदर पॉजिटिव रियल नंबर क्यू। ठीक है, एक स्टूडेंट जो है वाज सपोज टू मल्टीप्लाई अ रियल पॉजिटिव यहाँ पर मल्टीप्लाई यहाँ मिस्टेक हो गया है, मल्टीप्लाई अ पॉजिटिव रियल नंबर पी है। ठीक है, रियल नंबर पी विथ रियल नंबर पी विथ एन अदर पॉजिटिव रियल नंबर क्यू है। तो आपको क्या करना था, मतलब ऐसा सपोज करना था, जो वो जो है स्टूडेंट को क्या करना था, यहाँ पर हम बोल सकते हैं जो ट्रू वैल्यू होनी थी, ट्रू वैल्यू कितनी होनी थी, p इंटू क्यू होना था, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करना था रियल नंबर को। इंस्टेंटली क्या किया स्टूडेंट ने, द स्टूडेंट डिवाइडेड बाई p, स्टूडेंट ने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, तो जो है करेक्ट इनकरेक्ट बोलते हैं। ठीक है, उसने क्या किया, ये इसको बोल सकते हैं जो है इनकरेक्ट, इनकरेक्ट वैल्यू क्या हो गई, बोल सकते हैं p डिवाइड बाई q, ऐसा बोलते हैं। फिर क्या बोलता है, इफ द परसेंटेज एरर ऑफ द स्टूडेंट्स आंसर इज 80%, द वैल्यू ऑफ क्यू की वैल्यू बतानी है। तो परसेंटेज एरर कैसे निकालता है भाई, परसेंटेज एरर का मतलब दिया हुआ ऑलरेडी, इफ द परसेंटेज एरर कितना है, 80% है। तो परसेंटेज एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज एरर न्यूमेरिकल मेथड में भी हम पढ़ चुके हैं। परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, आपको जो है टोटल कितने हैं, तो टोटल कितना होता है, पी क्यू दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में, पी क्यू है, और ऊपर में कितने का कितना वैल्यू का उसने एरर किया है, तो ये तो इनकरेक्ट वैल्यू, तो टोटल में से इसको माइनस करोगे तो ट्रू वैल्यू माइनस यहाँ पर डिफरेंस यूज करते हैं हम लोग, क्या यूज करते हैं, डिफरेंस, तब तो पता चले ना कितना है। जैसे आपको मैंने दिया 100 रुपए, 200 रुपए दिया हूँ, और 200 रुपए में आपने जो है कुछ एरर कर दिया, या जो भी चीज कर रहे हो, तो अगर एरर है तो कितने का एरर है वो बताना पड़ेगा ना, तो डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो ट्रू वैल्यू में से ये जो है इनकरेक्ट वैल्यू है, उसको क्या करोगे, डिफरेंस करोगे, तब वो जो है आपको एरर मिलेगा। तो वहां पर ये जो है 80% दिया हुआ है, 80% मीन्स लाइक ऐसा। डिफरेंस कितने का आएगा, तो पी क्यू माइनस पी बाई क्यू, ये दोनों का डिफरेंस आएगा, डिवाइड बाई क्या है, पी क्यू है, इक्वल टू कितना है, 0 से 0 कटेगा, और ये जो है 4 2 से जाएगा, 2 चौक 8, 2 5 10, 4/5 आएगा। ये कैंसिल करोगे अलग अलग से तो 1 आ जाएगा, यहाँ से कैंसिल करोगे तो p अपॉन में p क्यूब, और q पहले से आ जाएगा, ये q पहले से है, p बाई क्यू, और आ जाएगा p, तो ये p कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 4/5 आ जाएगा ऐसा। उसके बाद यहाँ से क्या करोगे, इसके आगे का इसको सॉल्व कर लो, तो 1 माइनस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर, इक्वल टू 1 अपॉन में 4/5 आ जाएगा। तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो 1 माइनस 4/5 इक्वल टू 1/क्यू स्क्वायर। ये जो है 5 माइनस 4 कितना होता है, 1/5 इक्वल टू 1/क्यू का स्क्वायर। यहाँ से हम क्यू की वैल्यू क्या बोल सकते हैं, √5, क्योंकि पॉजिटिव है तो निगेटिव आएगा नहीं, क्वेश्चन में ही पॉजिटिव बोला है, तो क्यू का मान क्या आ जाएगा, √5 आ जाएगा, तो हम बोल सकते हैं √5 इसका राइट आंसर। तो वैल्यू ऑफ क्यू की वैल्यू कितनी होगी, √5 होगी। ओके, क्लियर है, यस या नो जल्दी बताओ कमेंट पर करके। तो जो है हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, आइए इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू बॉय, गर्ल्स से और बॉय का रेशियो किस क्लास में, 5 6 7 8, 8 से, ठीक है, 8 जो है इज द सेम द रेशियो द नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन क्लास 9th। तो दो क्लास है भाई, यहाँ पर आप समझ सकते हो अच्छे से इसको, यहाँ पर ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक है 9th क्लास, कौन सी क्लास है, एक है 8th है और एक 9th है, ठीक है, 8th क्लास है और 9th क्लास है। 8th क्लास में 9th क्लास में क्या चीजें दिया हुआ है, रेशियो द नंबर ऑफ
गर्ल्स टू बॉय का रेशियो, इन दोनों क्लास में जो है रेशियो दिया हुआ है, इस क्लास में और सेम है बोलता है, ठीक है। तो इसमें गर्ल्स का रेशियो बॉय से इक्वल है, 9th क्लास में भी गर्ल्स का और बॉयज का रेशियो सेम है, ऐसा बोलता है। सेम एज द नहीं, उल्टा दिया हुआ है, कौन सी क्लास, सेम एज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स, 9th क्लास में बॉयज पहले है और गर्ल्स बाद में है, ऐसा। तो गर्ल्स से बॉयज का रेशियो 8th क्लास में और 9th क्लास में बॉयज से गर्ल्स का रेशियो सेम है, ऐसा बोलता है। उसके बाद बोलता है द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉयज एंड गर्ल्स 8th और 9th क्लास में दिया हुआ है। 8th क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट है, तो इस 8th क्लास में टोटल स्टूडेंट है 450, 450 है, यहाँ लिखा हुआ है देखो। और 9th क्लास में कितने हैं, 360 है, इस क्लास में टोटल 360 है। उसके बाद क्या बोलता है आगे, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास 8th एंड 9th इज द सेम, दोनों क्लास में क्या है, गर्ल्स की संख्या सेम है, तो दोनों जगह गर्ल्स की संख्या सेम होगी, तो गर्ल्स को गर्ल्स से रहने दो, तो मान लेते हैं यहाँ पर x है, लेट शुड बी गर्ल्स कितने हैं, दोनों जगह क्लास 8th और क्लास 9th में गर्ल्स की संख्या सेम है, तो गर्ल्स मान लो x है, यहाँ भी तो यहाँ भी x होगा, तो बॉयज कितने होंगे, देयरफॉर बॉयज कितने हो जाएंगे, टोटल 450 बच्चे हैं, तो 450 में से x गर्ल्स हैं और यहाँ पर 360 माइनस x हो जाएगा, ये है बॉयज की संख्या। अब यहाँ पर इस कंडीशन में ला के रख दो इक्वेशन नंबर 1 में, क्या कहता है कि गर्ल्स का रेशियो, गर्ल्स कितने हैं x बटे बॉयज का रेशियो कितना है 450 माइनस x, ये इक्वल है बोलता है 9th क्लास में बॉयज का रेशियो टू गर्ल्स का रेशियो, ऐसा। अब यहाँ पर आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, इसको अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर होगा ये माइनस इक्वल 360 माइनस एक्स इंटू में 450 माइनस एक्स, ये आएगा, अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये जो है आपका क्या मिलेगा, देखोगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, चाहो तो या तो वैल्यू रख के देख सकते हो या तो इसको सिंप्लीफाई कर लो तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, दोनों मेथड यूज कर सकते हो, या तो आप एक्स से जगह इन प्रॉपरली इन नंबर्स को रख के सेटिस्फाई कर सकते हो कि कौन सा करने पे लेफ्ट और राइट सेम आ रहा है, या तो फिर आप इसका मल्टीप्लाई कर लो, तो ये जो है अंदर जाएगा 360 इंटू 45, तो 360 45 आपको डिजिटल कैलकुलेटर तो वहां पर देता ही है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि वो किया जा सकता है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं 360 इंटू कितना 450, जब हम करेंगे तो ये बनेगा आपका 16200, ठीक है, और माइनस 360x हो जाएगा और माइनस 450x हो जाएगा और प्लस का एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाने वाला है, कौन कौन से पार्ट्स, ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा बोथ साइड से और ये जो है ऐड हो जाएंगे, ऐड होने के बाद क्या बनेगा, ये अगर ये देखा जाए ये ऐड करोगे तो 450 और ये 360 है, तो ये ओवरऑल मिलेगा आपको ठीक है, ये मिलेगा आपको ये 0 इजकल टू 12600 और माइनस इसको ऐड कर लो, ये दोनों कट गया तो ये 0 बचा 16200 और ये ऐड हो जाएंगे 0 6 5 11 0 और ये 1 हो गया, ठीक है, और यहाँ से कितना हो जाएगा 3 और 1 4 और 4 8 810 हो गया, ठीक है, तो 810 हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 810 इक्वल टू 12600 हो जाएगा, यहाँ से x है, x की वैल्यू निकाल सकते हो, x की वैल्यू आएगी 12600 डिवाइड बाई 810, इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 126 डिवाइडेड बाई 81, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो कैलकुलेट करने पर आपको मिलेगा ये वैल्यू, कितना आ रहा है, सॉल्व किया किसी ने, ट्रिपल जीरो है 126 162 है 162 000 162 000
ये 000 है, ऐसा। यहाँ मिस्टेक था, तो 162 000 आएगा। तो ये जो है 000 होने से ये चेंज होगा, तो यहाँ पर 000 होगा, ये 000 होगा, तो एक एक कैंसिल हो जाएगा, एक कैंसिल करोगे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 162 है ना, 162। 0 इक्वल टू 162 000 माइनस 810 x, ये बचेगा, तो 810 x यहीं रहेगा, 162 000 यहाँ आ जाएगा, x की वैल्यू आएगी 162 000 डिवाइडेड बाई 810, ठीक है, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और आप इसको डिवाइड करके इजीली तरीके से देख सकते हो कि भाई 162 डिवाइडेड बाई 81 सॉल्व करोगे तो 200 आ रहा है। कितना आ रहा है आप लोग बताओ? ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 200, तो हम बोल सकते हैं करेक्ट आंसर कौन सा है 200। 200 स्टूडेंट्स हैं कहाँ पर, दोनों जगह पर गर्ल्स, दोनों क्लास में गर्ल्स की संख्या कितनी 200। क्लियर है, यस या नो जल्दी बताओ। बोलो क्लियर है, यस या नो जल्दी बताओ। तो यहाँ पर 200 इसका करेक्ट आंसर आएगा। 200 स्टूडेंट हैं क्लास में गर्ल्स की संख्या 8th क्लास में और 9th क्लास में। चलिए बताइए भाई, सभी को क्लियर हुआ, सभी को समझ में आया, यस या नो जल्दी बताइए। चलिए आ गया समझ में, तो फिर आई होप आप सभी लोगों ने इसी तरीके से सॉल्व किया होगा। तो गेट का जो रिजल्ट है, जो आंसर किया है, वहां से आप लोग मैच कीजिए, देखिए कि आप लोगों ने कितना स्कोर गेन किया है, कितना स्कोर लाया है, ठीक है। चलिए।